MUL Online Radio। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MUL रेडियो पॉडकास्ट के प्रोग्राम में नदीम चौधरी आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर है। हाज़रीन और नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं जनाब उमर फ़ारूक सलीमी साहब। उमर फ़ारूक सलीमी साहब बेसिकली प्रोफेशनल एक्सीलेंस में इनकी एक्सपर्टीज़ हैं। पाकिस्तान की मुकामी यूनिवर्सिटियों में, बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में इन्होंने तालीम हासिल की। उसके बाद फिर बाहर की दुनिया में भी ये तालीम की गर्ज से इन्होंने काफ़ी अर्सा गुजारा। उसके बाद फिर इन्होंने तालीम हासिल करने के बाद पाकिस्तान के अंदर अपनी खिदमत सरअंजाम दी। पाकिस्तान की बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियों में और ख़ुसूसन बाहर के अंदर इन्होंने एक तवील अर्सा गुजारा और उसमें प्रोफेशनल एक्सीलेंस के हवाले से ये एग्जेक्टिव कोच के तौर पे भी काम करते रहे। यूँ तो पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे शोबाजात हैं जिनके अंदर हमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत है, लेकिन जो प्रोफेशनल एक्सीलेंस है क्या और इसके ज़रिए हम अपनी एक्सपर्टीज़ को इन्हेंस करके मुल्क की तरक्की में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इसी हवाले से हम बातचीत करेंगे जनाब उमर फ़ारूक सलीमी साहब से। जी, थैंक यू वेरी मच नदीम साहब। इट्स रियली प्लेजर कि आपकी तरफ से इस इनविटेशन पे आज मैं यहाँ हूँ और आई एम रियली होपफुल एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि ये कन्वर्सेशन जो है वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो व्हाट इज़ द प्रोफेशनल एक्सीलेंस, प्लीज़ डिटेल अबाउट इट। प्रोफेशनल एक्सीलेंस को बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक सेल्फ मास्टरी का एक सफ़र है और उस सेल्फ मास्टरी के सफ़र को हम किस तरह देख सकते हैं प्रोफेशनल टर्म्स में कि एक पर्टिकुलर चूजन फील्ड में अगर हम अपनी मैक्सिमम अचीवमेंट और कॉम्पिटेंसी तक जाते हैं, अपने फुल पोटेंशियल को पहुंचते हैं, तो उसे हम प्रोफेशनल एक्सीलेंस का नाम दे सकते हैं। और उसमें जाहिर है इसी तरह नहीं, लेकिन ख़ास एक वर्क प्रॉपर एथिक्स को फॉलो करते हुए, अगर हम प्रॉपर वर्क एथिक्स को फॉलो नहीं करते और शॉर्ट टर्म्स मेजर्स को चूज़ करते हैं और कुछ शॉर्ट टर्म्स हमें अचीवमेंट्स मिल भी जाती हैं, तो उसे हम प्रोफेशनल एक्सीलेंस का सफ़र नहीं कहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि ये सेल्फ मास्टरी के सफ़र में जो हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल अपलिफ्ट हो, उसके अंदर प्रॉपर वर्क एथिक्स की सपोर्ट के साथ हो और उसमें जो हम रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हों वो रिजल्ट्स इस डायमेंशंस के हों जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस हों। और उन रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए डेफिनेटली प्रोफेशनल एक्सीलेंस हमसे बहुत कुछ मांगता है, जिनमें फॉर एग्जांपल सेल्फ डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है, एक कंटिन्यूस कमिटमेंट है जो हम अपने आप से करते हैं कि हम अपनी लर्निंग को लेके प्रॉपरली कमिटेड रहेंगे और अपने आप को मैक्सिमम जो है वो अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंचाएंगे। तो दैट्स इन अ सिंपल वर्ड्स हम प्रोफेशनल एक्सीलेंस को इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, ओवरऑल पाकिस्तान में देखते हैं तो इस चीज़ की हमें कमी इस तरह से महसूस होती है कि पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट का एक सेक्टर है और जो प्राइवेट सेक्टर है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर प्रोफेशनल स्किल्स की डायमेंशन बिल्कुल डिफरेंट है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर उनकी बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसकी वजह क्या है? आप इसको किस तरह से कैटेगराइज करते हैं? देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर है, ख़ास तौर पे जहाँ से मेरा बैकग्राउंड रहा, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, ग्लोबल कंपनीज़ में, हमारे जो सिस्टम्स हैं वो बहुत आउट क्लास किस्म के सिस्टम्स हैं। वहाँ आप कह लें कि उस सिस्टम में जब आप आते हैं तो आपने प्रोफेशनल एक्सीलेंस का अल्टीमेट वो सफ़र आपका बहुत स्पीड अप हो जाता है। आपको पता चलता है कि सिस्टम्स की वुकत क्या है। वहाँ पे आपकी कंटिन्यूस डेवलपमेंट भी होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग का सेटअप होता है, डेवलपमेंट का सेटअप होता है और उसके बाद आपके एक पूरा सिस्टम्स डिज़ाइन किया जाता है जो आपके सफ़र को आगे बढ़ाता है। रिकग्निशन भी है, उसके बाद ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो आपको लॉन्ग टर्म असाइनमेंट्स पे अब्रॉड जाना पड़ता है, वहाँ से भी आपका एक्सपोजर मिलता है। कुछ ऐसी होती हैं जो आप रिमोट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं जिनमें मैं काफ़ी में इंगेज रहा। तो इट मीन्स कि वो सिस्टम बड़ा ही डाइवर्सिफाइड है। उस सिस्टम में आप बहुत खुल के सामने आ जाते हैं। उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, उसमें मेंटोरिंग है, कोचिंग है, वो सारी की सारी चीज़ें इंटैक्ट होती हैं और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा जाता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सेटअप में देखें तो गवर्नमेंट सेटअप्स के जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत स्लो हैं और जाहिर है वहाँ पे स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा मैटर होती है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स होता है वहाँ पे स्टेबिलिटी मैटर नहीं होती, वहाँ पे वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती, वहाँ पे आपने रिजल्ट्स रैपिडली प्रोड्यूस करने होते हैं और अल्टीमेटली हर ऑर्गेनाइजेशन अपना कुछ विजन लॉन्च करती है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स लॉन्च करती है हर साल में
और उनमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की स्पीड अप प्रोसेसेस होते हैं, उनमें अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आपको हर महीने और हर 3 महीने के बाद टॉप मैनेजमेंट के सामने अपनी ईच एंड एवरी बिट्स को सामने रखना पड़ता है, और बहुत ही डेटा ओरिएंटेड, बातों की हद तक नहीं, जहाँ पे आपका ईच एंड एवरी थिंग डेटा की फॉर्म में रिकॉर्ड हो रहा होता है। ग्राउंड रियलिटी के ऊपर चल रहे होते हैं, वो ईच एंड एवरी थिंग रिकॉर्डेड होती है। ये नहीं होता कि कोई मैं स्टोरी सुना के उनको बच जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ईच एंड एवरी थिंग ट्रांसपेरेंट होती है। और सर ये आप बताइए, आपका मैंने एग्जेक्टिव कोच भी हैं आप एक तरह से, तो ये आप जब ट्रेनिंग देते हैं अपने स्टाफ को या आम लोगों को, तो उसमें ट्रेनिंग देते हुए कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर जाके आप उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनकी टीचिंग करते हैं और उनकी प्रोफेशनल एक्सीलेंस को इन्हेंस करते हैं? तो इसमें आप थोड़ा सा गाइड करेंगे कि ये कॉर्पोरेट कोचिंग है क्या? राइट, कॉर्पोरेट कोचिंग बेसिकली अगर देखा जाए तो कॉर्पोरेट कोचिंग की मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं। तो कोचिंग बेसिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एक बहुत अहम जूस है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, अब ट्रेनिंग एक चीज़ है, डेवलपमेंट सेकंड। यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक ब्रॉडर अम्ब्रेला है, उसके अंडर फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें ट्रेनिंग एक है, उसमें मेंटोरिंग एक है, उसमें कोचिंग एक है, फिर उसके बाद और उसके अंदर जॉब इनरिचमेंट के लिए असाइनमेंट एक्सचेंज है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट है, वो सारा उसी में फॉल करता है। लेकिन कोचिंग क्या है? कोचिंग की वेरियस टाइप्स होती हैं। एक कोचिंग वो होती है जिसे हम एग्जेक्टिव कोचिंग कहते हैं। एग्जेक्टिव कोचिंग के अंदर जो आपके टॉप लीडर्स होते हैं, उन टॉप लीडर्स के जो मसाइल होते हैं उनको जो है वो कोप अप किया जाता है। उन टॉप लीडर्स को के जो वेरियस ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जिनका पता नहीं होता उनको, वो ब्लाइंड स्पॉट्स उनमें चल रहे हैं, उस चीज़ को कवर किया जाता है। और जाहिर है हम इंसान हैं, ज़िंदगी के किसी ना किसी लम्हे पे शायद वो जो पुरानी चीज़ें होती हैं जो हमारे आस्पेक्ट्स में, ऑर्गेनाइजेशन के विजन में, ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिविटी में रुकावट आ रही होती हैं। तो जब तक इंसान के अंदर से सेल्फ मास्टरी नहीं निकलेगी तो वो तब तक जो है वो अल्टीमेटली वो विजन्स और वो ऑब्जेक्टिव्स भी उस लेवल पे अचीव नहीं कर सकते। तो इसलिए जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो एग्जेक्टिव्स की एक्सीलेंस होता है। किसी किस्म का कोई ब्लाइंड स्पॉट जो उनकी पर्सनल एक्सीलेंस के अंदर, जो उनकी सेल्फ मास्टरी के अंदर रुकावट है, उसको ख़त्म कर दिया जाए। और कोचिंग जो है वो ये नहीं होती, या प्री डिजाइंड नहीं होते कोचिंग में। मैं कोई चीज़ प्री डिजाइन करके नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं कोई टूल्स एंड एक्सरसाइजेस प्री डिजाइन कर सकता हूँ, लेकिन कोचिंग आपकी थॉरोली अनप्रिडिक्टेबल होती है। मिसाल के तौर पे आप एग्जेक्टिव क्लाइंट हैं, मैं कोच हूँ, तो मेरी और आपकी जो कन्वर्सेशन होगी उसके अंदर से ब्लाइंड स्पॉट्स निकलेंगे, और ये कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन ब्लाइंड स्पॉट्स को वो इन प्रोसेसेस के थ्रू इवेलुएट करता है, कैसे उनको आइडेंटिफाई करवाता है और कैसे फिर उसको वो कोप अप करवाता है। वो ब्लाइंड स्पॉट्स मल्टीपल तरह के हो सकते हैं। वो ब्लाइंड स्पॉट्स हो सकते हैं किसी थिंकिंग में इन्वॉल्व हो सकता है किसी इमोशंस में इन्वॉल्व हो, बाय नेचर भी हो सकता है, और कुछ हमारे एक्वायर्ड बिहेवियर से भी हो सकते हैं, एटमॉस्फेयर उसमें, हाँ एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट से भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो हमारे वैल्यूज की कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से आ रहे हैं, रिएक्शंस में, कॉन्फ्लिक्ट्स में, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस और पर्सन का आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है, इन्वायरमेंट का और पर्सन का आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है। ग्रुपिंग भी हो जाती है। ग्रुपिंग इज आल्सो अ वेरी लिटिल पार्ट ऑफ इट। ग्रुपिंग में फॉर एग्जांपल एक एग्जेक्टिव है, वो पॉलिटिकली चीज़ों को सीख नहीं कर पा रहा, ड्राइव नहीं दे पा रहा, नेटवर्किंग प्रॉपर्ली नहीं बिल्ड कर पा रहा, तो इट मीन्स कि ये थॉरोली कस्टमाइज्ड होती है। ये रिलीजन भी इसमें काउंट होता है, रिलीजन की वजह से भी हो सकती है। नहीं, रिलीजन इसमें काउंट हम नहीं कर रहे होते। उसकी वजह ये होती है कि कोचिंग जो होती है वो कोच ड्रिवन नहीं होती, वो क्लाइंट ड्रिवन होती है। मिसाल के तौर पे आप मेरे एग्जेक्टिव कोच हैं, आपको मेजर मसाइल क्या आ रहे हैं, हो सकता है वो मेजर मसाइल आपको आ रहे हो जो मेरी नज़र में मसाइल ही ना हो, लेकिन आपकी नज़र में वो पहाड़ हो। तो मैंने अपनी ज़ात को आपके साथ कोचिंग में इन्वॉल्व नहीं करना, बल्कि आपकी ज़ात को सेल्फ सेंटर्ड रखते हुए कोचिंग की जाती है, और वो ब्लाइंड स्पॉट्स की होती है। और उसके अलावा जो है वो अल्टीमेटली ऐसी चीज़ों की होती है कि कोई कॉम्पिटेंसीज में, ऑर्गेनाइजेशन विजन में, ऑब्जेक्टिव्स में, उस लीडर के दरमियान में कहाँ पे रुकावट है, उसकी ग्रोथ में और उसकी पर्सनल एक्सीलेंस में कहाँ पे रुकावट आ रही है। वो चाहे माइंडसेट की है, चाहे कॉम्पिटेंसीज की हैं, चाहे जो है वो किसी आप कह लें कि ऑर्गेनाइजेशंस की वैल्यूज़ को, एग्जीक्यूशंस को, प्रोसेसेस को इंगेज करने की है या डिज़ाइन करने की है, वो किसी भी डायमेंशंस पे हो सकती हैं। तो ये कोच ने बेसिकली टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करके
पहले उन चीज़ों को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना होता है, फिर वो करवाना होता है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है वो सोल्यूशन। उमर फारूक साहब, ये बताइए कि हमारे प्राइवेट सेक्टर में, चूँकि पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर के हवाले से काफ़ी एक वीक कंट्री है, तरक्की पजीर ममालिक में शुमार होता है, और हमारा प्राइवेट सेक्टर उस तरह से ग्रो नहीं कर सका जिस तरह के बाकी हमारे मुकाबले में दूसरे ममालिक में बहुत ज़्यादा तरक्की की। तो अगर हम अपने प्राइवेट सेक्टर को देखते हैं तो हम ये देखते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो किसी भी अदारे का या किसी प्रोजेक्ट के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर जब बिल्ड किया जाता है तो उसमें एग्जीक्यूटिव की जो कोचिंग है या प्रोफेशनल एक्सीलेंस जो है वो किस हद तक उसकी आप नीड महसूस करते हैं, और आप समझते हैं पाकिस्तान के अंदर इसकी ज़रूरत क्यों आप महसूस करें, जो आप कॉर्पोरेट कोचिंग करते हुए आप महसूस करते हैं हम कहाँ पे फॉल करते हैं, हमारी एजुकेशन, हमारी डिग्रियाँ और हमारा माहौल, हम कहाँ पे जाके वो स्पॉट जो है जिनकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पाते, आप ज़रा उनको आइडेंटिफाई करेंगे ताकि हमारे सुनने वालों को पता चले कि जब भी वो किसी ऐसी सीट पे अगर बैठते हैं या उनको मौका मिलता है तो उनके अंदर क्या चीज़ें अपनी हैबिट्स में, अपनी ट्रेनिंग में वो कौन सी चीज़ों को अपग्रेड करें ताकि वो कामयाबी का सफ़र कर सकें। देखिए, जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया। अब एग्जेक्टिव्स जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव्स दे रहे होते हैं, एक एग्जेक्टिव की वजह से उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है, उसकी चाहे वो प्रोडक्टिविटी है, चाहे उसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, चाहे उसके इमोशनल जो लोगों की हेल्थ है, उसकी एक बंदे की वजह से या कुछ बोर्ड की या मैनेजमेंट टीम की वजह से सब पे इम्पैक्ट आता है। तो इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस तो इंतहा की ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये डिपेंड करता है, हमारे यहाँ बेसिकली कुछ ऐसी रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में भी वो हैं, वो ये हैं कि जो पैरामीटर्स हैं ना ग्रोथ के, जो आप नीचे से बंदे लेके ऊपर जाते हैं, वो अक्सर जो है वो पैरामीटर्स राइट नहीं होते। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने परफॉर्म कर दिया, उसकी एक जॉब की, उसने बड़े अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए, लेकिन वो अभी इंडिविजुअल था। अब वो इंडिविजुअल की बेस के ऊपर आपने उसे प्रमोट कर दिया, वो लीडर बन गया, लेकिन उसने अभी तक रिजल्ट्स दिए थे अपनी इंफरादी उस चीज में। ठीक है, उसके अंदर कुछ चीजें बहुत अच्छी होंगी, उसने रिजल्ट्स दे दिए, लेकिन अब वो लीडर बन गया, अब उसने टीम को ड्राइव देनी है, अब उसकी इंफरादियत बहुत पीछे जा सकती है, फिर उसके बाद उसके जो वो टेक्निकल स्किल्स थे, जो इंफरादी स्किल्स थे, वो बहुत पीछे जा सकते हैं। अब उसे कुछ डिफरेंट चीजें चाहिए, कुछ इमोशनल एस्पेक्ट्स चाहिए, कुछ सोशल एस्पेक्ट्स चाहिए। अगर वो वहां पे वीक है तो वो अच्छा लीडर नहीं बन सकेगा, वो अच्छा कैप्टन नहीं बन सकेगा। बहुत से क्रिकेट टीम में ऐसे लोग होते हैं, वो इंफरादी हैसियत में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब उनको टीम का कैप्टन बनाया जाता है एकदम ठुस हो जाते हैं। जैसे मोइन खान और इस तरह के बहुत से क्रिकेटर हमारी नजर के सामने बिल्कुल ऐसे गुजरे और वो वेल परफॉर्म नहीं कर पाते। आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया कि वो फिर परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उसके बाद फिर जाहिर है सोचें कि वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं, या उनकी स्किल्स दब जाती हैं, या उनके अंदर प्रोफेशनल एक्सीलेंस ही नहीं होती वो उस किस्म की, या उनकी कोचिंग में कमी होती है। असल में मसला जो होता है ना, यहाँ पे बहुत डाइवर्सिफाई होता है, मल्टीपल जगहों पे होता है। सबसे पहला मसला ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है, प्राइवेट सेक्टर देखें मल्टीपल तरह के हैं। एक प्राइवेट सेक्टर वो है जो मल्टीनेशनल है, वहाँ पे आपको चीजें अच्छी मिलेंगी। एक प्राइवेट सेक्टर वो है जो सेट कल्चर है, वहाँ पे चीजें डिफरेंट मिलेंगी, बेरहम किस्म का कल्चर है, वो इमोशंस पे नहीं चलता, वो बिल्कुल डिक्टेटरशिप है। वहाँ पे एक पल में आप आए हैं, आज आप कंपनी में हैं, कल आप कंपनी का हिस्सा नहीं है, आज आप लाडले हैं, आज आप लाडले हैं, बिल्कुल कल आप जो है वो उस कंपनी में बिल्कुल जीरो पे हैं और इवन उसका पार्ट ही नहीं होंगे। तो दैट्स अ थिंग जो कि एक प्राइवेट सेक्टर में भी मल्टीपल तरह के सेक्टर्स हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, नो डाउट उनमें भी इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है, लेकिन उनके फिर भी प्रोसेसेस बहुत हद तक बेहतर होते हैं। वहाँ पे प्रमोशन के प्रॉपर असेसमेंट सेंटर्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे चीज़ों को बहुत डिफरेंट डायमेंशन से देखा जाता है, एक बंदे को मापा तोला जाता है मुख्तलिफ उसकी साइकोलॉजिकल डायमेंशंस में, मुख्तलिफ उसकी बिहेवियरल डायमेंशंस में, कि वो बंदा किस पैरामीटर्स पे, उसे कैसी कैसी जॉब्स देनी है। लेकिन दूसरे ये चीज़ों के अंदर सिर्फ चीज़ें देखी जाती हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। परफॉर्मेंस है, जो भी उसका करैक्टर है, जो भी उसकी चीज़ें, इट्स ओके, इसे प्रमोट कर दो। फिर आगे वो उसे प्रमोट कर दिया गया, फिर उसके बाद लेट्स सपोज, अच्छा इसने यहाँ पे भी लेट्स सपोज उसने लेट्स सपोज के अच्छे रिजल्ट्स दे दिए,
किसी भी वजह से, चाहे डंडा दे के, प्रेशर दे के, फियर्स क्रिएट करके लोगों में, लोगों की जो है वो उनके साथ जो है वो मिसबिहेव करके, लेट्स सी कि वो कामयाब हो गया। अब उसका अगला मंजिल है टॉप मैनेजमेंट। अब सोचें कि वो बंदा वहां पे जाके कैसी पॉलिसीज बनाएगा, वो बंदा, उसके अंदर कितने ऐसे डार्क स्पॉट्स हैं जो कि वो अभी तक हील नहीं कर पाया, जिन्हें, या जिसको अभी तक उसने सोचा ही नहीं कि हील करने की जरूरत है, क्योंकि परफॉर्मेंस उसकी राह में रुकावट ही नहीं आई। परफॉर्मेंस वो करता रहा, तरक्की उसकी होती रही, पैसे बढ़ते रहे, रिस्पेक्ट बढ़ती रही, क्योंकि नंबर्स प्रोड्यूस हो रहे थे। अब जाके जो वो पॉलिसीज बनाएगा, जिस अंदाज से लोगों को ड्राइव देगा, उससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत लंबा असर पड़ेगा। होता ये है मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन, जिस स्टेट कल्चर की या जिस प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता। वो लीडर्स के ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो नहीं मीट करते तो वो उनको कंपनी से निकालने का भी खदशा होता है। उस चीज़ की वजह से उनका करैक्टर बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा होता है। उस चीज़ की वजह से उनकी वैल्यूज़, उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स बहुत बुरी तरह वैल्यूज़ इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है, अनसर्टेनिटीज़ बहुत हाई होती हैं। तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये सारे ऐसे ग्राउंड पॉइंट्स हैं जो कि एक अच्छे कोच का होना वहाँ पे उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है, जो उनको लीडरशिप के एक डायमेंशन से निकाल के उनको एक राउंड दी सर्कल दिखाए कि ये सारे ऐसे टैक्टिक्स हैं जो कि एक टीम को लीड करने के होते हैं, ना कि सिर्फ एक चीज़। मैं एक पॉइंट की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और आपने उसके ऊपर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देनी। पॉइंट ये है कि जिस तरह गवर्नमेंट के अदारों में जॉब सिक्योरिटी होती है और वहाँ पे यूनियंस होती हैं और वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर के SOPs होते हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं हर क्लास की यानी कि लेबर को, छोटे मुलाजमीन को भी, बड़े मुलाजमीन को, और जो सफेद गज़री रैंक से ऊपर के जो लोग होते हैं वो तो अल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान के तो वो मालिक हैं, उनको तो कोई पूछ भी नहीं सकता। तो कहने का मकसद ये है कि प्राइवेट सेक्टर में हम ये देखते हैं कि उन SOPs पे अमल नहीं होता, लेबर लॉज पे अमल नहीं होता। जो लेबर क्लास है वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होती है अपनी जॉब के हवाले से, इस वजह से, और वो अपनी उस तरह की परफॉर्मेंस भी शो नहीं कर पाती। और हम ये देखते हैं कि उनकी सेठ कल्चर के अंदर, स्पेशली जिसका आपने अभी सेठ कल्चर एक नाम आपने इंट्रोड्यूस किया, वो ये कि सेठ कल्चर के अंदर लेबर की जो मेहनत है उसकी मुनासिब उजरत नहीं दी जाती, यानी कि वेज बोर्ड का इम्प्लीमेंट नहीं होता, लेबर लॉज के इम्प्लीमेंट नहीं होते, जिसकी वजह से जो लेबर क्लास है वो फिर 2-2, 3-3 नौकरियां करते हैं। अक्सर मुलाजमीन जो हैं वो अपने प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पे भी काम कर रहे हैं उसके अलावा वो घर पे भी काम कर रहे होते हैं और पार्ट टाइम भी काम कर रहे होते हैं और उनकी सलाहियतें मुतासर हो रही हैं। क्या आप ये समझते हैं कि लेबर लॉज की इम्प्लीमेंटेशन ना होने से और कवानीन पर अमल ना करने की वजह से हमारे मुल्क में जो है वो ऊपर की सतह पे भी, यानी कि हमारी इंडस्ट्री तरक्की नहीं कर सकी, वहाँ पे प्रोफेशनल एक्सीलेंस होने के बावजूद हम वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते जो कि हम देखते हैं उन मुल्कों में जहाँ पे लेबर लॉज का इतलाक़ होता है और वहाँ पे वो कॉर्पोरेट कल्चर को सिक्योर भी कर रहे होते हैं। बेशक बेरहम होता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि इस सारे अगर रिव्यू करें तो पाकिस्तान में ये हालत बहुत ज़्यादा बुरी नज़र आती है। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं और इसको बेहतर करने के लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं, क्या होना चाहिए? देखें, जो लेबर लॉज है ना, ये इस चीज़ को आप जनरलाइज नहीं कर सकेंगे कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे लेबर लॉज अच्छे फॉलो किए जाते हैं, उनको देखा जाता है सैलरी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने में, सारी चीज़ें। लेकिन बात यह है कि आपके लेबर लॉज भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं, जिसकी वजह से आपका तबका जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है और उससे जो बड़ा तबका है उनको फ़ायदा मिलता है। आपके लेबर लॉज के अंदर कोई प्रॉपर जो है, जिस तरह वेस्ट में या US वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो लेबर्स की प्रोटेक्शन है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से जाहिर है अक्सर जगहों पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं, लोगों की जॉब्स चली जाती हैं लोगों के साथ और उनको फ़ौरन निकाल दिया जाता है, वो डिसीजंस लेबर लॉज को वायलेट करके कम किए जा रहे होते हैं। वो डिसीजंस मोस्टली लॉज को फॉलो करके किए जा रहे होते हैं।
उनकी जो पूरी लीगल टीम होती है वो उस चीज़ को पूरा देख रही होती है, फिर वो आगे से सीईओज़ को गाइड कर रही होती है कि ये लॉ के अंदर ये लूप होल मौजूद है, इसको यूज़ करके हम डेफिनेटली ये डिसीजन करेंगे। तो वो लॉ को फॉलो करने में और लॉ के राइट होने में, प्रोटेक्शन होने में दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ऐसा भी मुमकिन है, जाहिर है बहैसियत कौम हम कानून की उस तरह बालादस्ती कायम किसी भी इदारे में कर नहीं सके। इस चीज़ से भी आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि कहीं भी इसकी वायलेशन ना होती होगी। जो हमारा बेचारा लोअर तबका होता है, लेबर तबका होता है, उस लेबर तबके की अंडरस्टैंडिंग भी उस लेवल की नहीं होती, ना उसे कोई गाइड करने वाला होता है, ना उसके पास इतने रिसोर्सेज होते हैं कि वो इन चीज़ों को परसू कर सके, कोर्ट्स में जा सके, वकील को कर सके। तो पाकिस्तान में लेबर कोर्ट्स में बल्कि साल 2-2 साल तक तो लेबर जज कोई बनता ही नहीं है। Exactly. अगर लग जाए तो वो अपनी सीट पे बैठते ही नहीं है। बिल्कुल सही, फैसले नहीं होते। NIRC की अदालतों में भी रहनी चाहिए होती, बिल्कुल फैसले नहीं होते। तो मोस्टली तो आप देखें जो हमारा लेबर तबका है, जो हमारे इदारों में है, वो तो बेचारे डेली उजरत वाले भी बहुत होते हैं। और डेली उजरत वाले बंदे ने कहाँ पे इन चक्रों में पड़ना है? और वो अल्टीमेटली उन्होंने जब प्रोसेस के अंदर वो ऐसे लूप होल्स इंडस्ट्री मालिकान ने और जो उससे मुंसलिक जो इदारे होते हैं, जो उस इंस्टीट्यूट को ड्राइव दे रहे होते हैं, उस इदारे को ड्राइव दे रहे होते हैं पीपल मैनेजमेंट में, लॉज में, वो जो इस तरह के डिसीजंस कर लेते हैं कि जिसमें किसी को इस तरह का अगर फ्यूचर में हो जाता है तो कोई मसला ही ना बने। मिसाल के तौर पे वो लॉज के मुताबिक उनको अपने पेरोल पे नहीं रखेंगे, थर्ड पार्टी पे रख लेंगे, राइट? तो थर्ड पार्टी के बंदों को आप फौरन जो है वो फारग कर दें। तो उन्होंने वो लॉज के अंदर से लूप होल्स निकाले होते हैं। सर नाउ वी आर कम टू द पॉइंट, हम वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं। हम ये देखते हैं कि जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में उन्होंने पैरामीटर सेट किए हुए हैं। पैरामीटर ये सेट किए हुए कि एक 17वें से 18वें ग्रेड में जाते हैं, 18वें से 19वें ग्रेड, जैसे नीपा कोर्स होता है वो उसके कोर्स किए जाते हैं, फिर उनके स्टेप बाय स्टेप तरक्की होती है। तो प्राइवेट सेक्टर में हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में इस तरह के कोर्सेस बंदे को, यानी कि जो ऊपर की सतह की मैनेजमेंट है, अपने तौर पे खुद करते हैं। अमूमन मैनेजमेंट इसमें बहुत कम सपोर्ट करती है। तो आप समझते हैं कि जो अच्छे अदारे हैं वहाँ पे टॉप मैनेजमेंट को अपने टीम कैप्टन के लिए कोर्सेज का इजरा करना चाहिए, और उसके लिए उनको क्या आप सजेस्ट क्या करते हैं? देखें, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। पाकिस्तान में अगेन मैंने कैटेगराइज कर दिया प्राइवेट सेक्टर को, मल्टीनेशनल में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे इस चीज़ की वक़्त शुरू से ही बहुत ज़्यादा थी। अभी पिछले कोई कोविड पीरियड के बाद, कुछ जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद कुछ चीज़ें ये कम हुई, कुछ डिफरेंट मोड्स ऑफ डेवलपमेंट ने, एम्प्लॉय एंगेजमेंट ने जन्म लिया। इस चीज़ की कॉस्ट कटिंग थोड़ी हुई है, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर है। दूसरी तरफ अगर आप इसे देखें, जो प्राइवेट सेक्टर्स में भी आप मल्टीपल डिफरेंट तरह के डायमेंशंस में चले जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर है जो वो प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पे भी इन चीज़ों की वक़्त को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड किया जा रहा है। वहाँ पे भी प्रोसेसेस एम्प्लॉय एंगेजमेंट के, एम्प्लॉय डेवलपमेंट के बहुत अच्छे बनाए जा रहे हैं। इसी तरह ये वेरी करता है सेक्टर टू सेक्टर, नीड टू नीड, लेकिन ये ज़रूरत हर इदारे की है, हर सेक्टर की है कि वो अपने एम्प्लॉय को किस अंदाज से डेवलप कर रहा है। और क्योंकि जब आप देखें एम्प्लॉयज़ को डेवलप नहीं करते, आज हो सकता है एम्प्लॉय पे फ़र्क ना पड़े, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत बुरी तरह इदारा वो उस इंडस्ट्री को, उस फैक्ट्री को या उस अदारे को बहुत ज़्यादा, उसने अपनी सर्विसेज उसको देनी है। एग्जैक्टली। तो वो इस वजह से ये कह लें कि जो मोस्टली प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स का जो ज़्यादा अभी तक फोकस है वो परफॉर्मेंस पे है। परफॉर्मेंस फोकस्ड है और डेवलपमेंट फोकस नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस शॉर्ट टर्म होती है और डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म होती है। परफॉर्मेंस ने आज आपकी कंपनी को बचाना है, डेवलपमेंट ने आपकी कंपनी को सस्टेनेबल करवाना है। 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, वो आज का वो ऐसा बीज है जिसका फल हो सकता है 5 साल बाद लगे, 10 साल बाद लगे, हो सकता है 2 साल बाद लग जाए। सो इस वजह से शॉर्ट टर्म मेजर्स के ऊपर, शॉर्ट टर्म गेन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर जहाँ पे और जगहों पे काम हो रहा है, आपको इन चीज़ों की तरफ लाजमन आना चाहिए। इस चीज़ से आपके आने वाले बिजनेस की जो प्रोडक्टिविटी है वो कई गुना मल्टीप्लाई होगी, सस्टेनेबिलिटी कई गुना बढ़ेगी और एम्प्लॉयज बड़ा अच्छा फील करेगा। इसको एक मिसाल बहुत मशहूर है कि खिलाओ सोने का निवाला और गुड़ो शेर की आंख से। जब आप
शेयर सोने का निवाला देंगे, आप फैसिलिटेट करेंगे, तो फिर आप उससे रिजल्ट भी प्रोड्यूस करने की उम्मीद कर सकते हैं। और सेठ कल्चर में ये चीज़ बहुत कम है। इसकी एक वजह कुछ पाकिस्तान के कवानीन और इस तरह की भी चीज़ होती हैं, लेकिन क्या ये महसूस होता है ऐसे कि हमारे सेठ कल्चर में जो ऊपर की सतह की मैनेजमेंट होती है या ऑनरशिप जिनके पास है, उनका विजन या उनकी एजुकेशन उस तरह की नहीं होती जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री उस तरह से ग्रो नहीं कर पाई जिस तरह बनिस्बत दूसरे मुल्कों की। देखिए, इंडस्ट्री ग्रो के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट के भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उस बिजनेसमैन के भी इख्तियार से बाहर हैं, जैसे ये हमारे जो इंपोर्ट की चीज़ें हैं, इसके बाद जो एक्सपोर्ट के मसाइल हैं, टैक्सेशंस के मसाइल हैं, फिर इसके बाद जो करेंसी फ्लक्चुएशंस के मसाइल हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये उनके भी इख्तियार से बाहर की चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनके इख्तियार की हैं, वहाँ पे डेफिनेटली उन्हें कसूरवार ठहराया जा सकता है, लेकिन 100% उन्हें कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। कुछ जगहों पे वो उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, बहुत अच्छी जगहों पे, यानी एक इतना बड़ा प्लांट लगाना जहाँ से फिर भी बेशुमार लोगों का रोजगार चल रहा हो, ये भी एक बहुत बड़ा वो काम है। लेकिन जाहिर है एक अकेला बंदा जो है वो प्लांट लगा रहा है, जो वो डिसीजन ले रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है। और उसकी टॉप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस बंदे का विजन कितना बड़ा है, उस बंदे की सोच क्या है। अगर उस बंदे की सोच डिक्टेटरशिप वाली है, तो वो कहते हैं ना, मौलाना रूमी का वो है कि हम वो हैं जिसे हम कशिश करते हैं, जिसे हम खींचते हैं अपनी तरफ, कि हु वी आर व्हाट वी अट्रैक्ट, कि हम वो हैं जिसको हम अपनी तरफ खींचते हैं। तो अगर मैं डिक्टेटर हूं ना, तो मुझे हर तरफ डिक्टेटर बंदे मेरी तरफ खुद ही खींचते चले आएंगे और मेरी वो टीम का हिस्सा बन जाएंगे। तो फिर क्या होगा, फिर वो अल्टीमेटली सारी स्ट्रेटजीज उस तरह की बनेंगी। लेकिन लीडरशिप का एक रूल ये होता है कि मैं अगर लेट्स सपोज मेरे अंदर अगर अल्लाह ने ये खूबियां रखी हैं, तो डेफिनेटली मेरे अंदर बहुत सी खामियां भी रखी हों। अब जब मैं टीम डिज़ाइन करूंगा तो मैं अपने मेंटल पीस को नहीं देखूंगा, मैं अपनी इस चीज़ को नहीं देखूंगा कि कल को मेरे से अच्छा कोई मेरा टीम मेंबर आके मुझे डिक्टेट करेगा क्योंकि मैं तो सीईओ हूं, और दूसरा टीम मेंबर आके मुझे कहेगा कि सर ये काम आप सही नहीं कह रहे, बल्कि ऐसे करें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर किसी दूसरे टीम मेंबर का आइडिया मेरे से अच्छा है और मैं अपनी ईगो को सामने ला के और उनके ऊपर अपने आइडियाज थोप दूंगा जो कि अच्छे नहीं होंगे, तो यहाँ पे आप डिसीजन अपनी ईगो के मुताबिक नहीं करते। यहाँ पे बिजनेस में आपके जो है सबसे ग्रोथ आती ही तब है जब आपकी ईगो मेल्ट होती है। तो टीम डेवलपमेंट का, टीम हायरिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिस चीज़ में मैं एज अ सीईओ वीक हूँ, मेरी टीम उस चीज़ में अच्छी हो, मेरे से कई गुना अच्छा मेंटल कैपेसिटी का मेरा एम्प्लॉय हो, जो कि बोर्ड ऑफ मीटिंग के अंदर आके मैंने उन्हें एज अ फैसिलिटेटर रोल करना है। मेरा रोल एज अ डिक्टेटर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे काम उल्ट हो रहा होता है। यहाँ पे लीडर एज अ डिक्टेटर रोल प्ले कर रहा होता है, और यहाँ पे आपकी जो टीम में टॉप मैनेजमेंट के अंदर एम्प्लॉयज होते हैं, वो अक्सर डर रहे होते हैं कि सीईओ साहब ने आइडिया पिच कर दिया है, अब मैं एज अ टीम मेंबर अगर आइडिया दे दिया तो सीईओ साहब की तो ईगो हर्ट हो जाएगी, अब सीईओ साहब की तो इनसिक्योरिटीज जाग जाएंगी, और वहाँ से रिएक्शन आएगा और हो सकता है मेरी नौकरी चली जाए। इसलिए बेहतर ये है कि सीईओ साहब को खुश करने पे फोकस किया जाए। उमर फारूक सलीमी साहब, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की आपने। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम के आखिर में आप हमारे तलबा और तालबात को कोई ऐसे पैगामात और टिप्स दें कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में कराएं, तो उन्हें प्रोफेशनल एक्सीलेंस के हवाले से कोई उनके अंदर कोई खामी ना हो, और वो अगर किसी सीट पर पहुँचे तो आपके मशवरों से इस्तेफादा हासिल कर सकें। देखिए, ये चीज़ आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, और ये कह लें कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे अगर किसी ने इस स्टेज पे गाइड किया होता, तो आज शायद जो है वो मेरा जो जर्नी है वो बहुत जल्दी स्पीड अप हो चुका होता और उसकी प्रोडक्टिविटी पे बहुत इम्पैक्ट आ चुका होता। बच्चों के डायमेंशंस पे देखें, ज़रूरी चीज़ ये है, स्टूडेंट एज में जितना टाइम होता है उस टाइम को प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जा रहा होता। स्टूडेंट को लाइफ की रियलिटी की कदर ही नहीं होती, स्टूडेंट को पता ही नहीं होता रियल लाइफ है क्या। स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ में एक रॉक स्टार बना होता है, और वो जब रियल लाइफ से एक्सपोज होता है तो वो तो एक दफ़ा पूरी तरह जो है वो हिल जाता है कि रियल लाइफ तो ये है। तो सबसे पहला काम जो मैं सजेस्ट करूँगा स्टूडेंट को, वो अपने इस गुमानों के जहान से
अपने इस फैंटेसीज के जहान से निकलें और जो उनके पास फ्री टाइम है उसके अंदर कोई ऐसी जगहों पे पार्ट टाइम सर्विसेज दें जो प्रैक्टिकल हों, इंटर्नशिप्स करें जो वाकई में इंटर्नशिप्स हों। वो इंटर्नशिप्स ना हो जहाँ से जो है जस्ट रिपोर्ट बना लेते हैं और वहाँ पे जाते हैं नहीं कोई रेफरेंस के थ्रू खाना पूरी हो जाती है। प्रॉपरली इंटर्नशिप्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, प्रॉपरली प्रोफेशनल लोगों के साथ इंगेज रहें और देखें कि मार्केट एक्सपेक्ट क्या कर रही है, मार्केट बिहेव कैसे कर रही है, और उसके बाद आपने जो है वो अल्टीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोफेशनल विजडम लेना है। जो चीज़ आपने इंडस्ट्री में जाके टोटली ब्लैंक खड़े होना है फील्ड में, आपके पास 4-4, 5-5 साल की डिग्रीज है, आपके पास इतना टाइम है स्टूडेंट के पास, तो आप जाके वहां से देखें कि मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट में स्किल्स कौन कौन से, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं, मार्केट की आने वाली डायमेंशंस किस तरफ जा रही है। ये चीजें आपको प्रैक्टिकल विजडम से पता चलेंगी। प्रैक्टिकल विजडम कब आएगा? जब आप अपने रॉकस्टार माइंड से निकलेंगे, जब आप अपने फैंटेसी से निकलेंगे और प्रैक्टिकल ग्राउंड के लोगों के साथ अपनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करेंगे और फिर उनके साथ उनसे मिलेंगे, उनसे प्रॉपरली रिसर्च, अच्छे रिसर्च डिजाइन्स करें, अच्छे प्रोजेक्ट्स डिजाइन करें जो प्रॉपरली रिसर्च हो, ना कि वो हो जो कि खाना पूरी वाली रिसर्च हो। जाके लोगों के साथ जो है आप उनसे प्रॉपरली फीडबैक लें, प्रॉपर रिसर्च थीसिस लिखें अपने, प्रॉपर उनको अच्छे जर्नल्स में पब्लिश करें। अच्छे जो मार्केट के लोग हैं उनको अपने साथ रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व करें, उनका प्रॉपर जर्नल में नाम मेंशन करें। अब कराची के कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे इंटरव्यूज लिए हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लोगों ने एज अ ट्रेनिंग मैनेजर कि आप किस तरह की जो मेथडोलॉजीज यूज़ करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरह का नंबर 1 पे अपने फैंटेसी से निकलें, प्रैक्टिकल ग्राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्किंग करें, लोगों के साथ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात बनाएं, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप्स करें, अपनी हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज़ करें और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उसके बाद अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन पे टाइम लगाएं। बहुत शुक्रिया उमर फारूक सलीमी साहब। हाज़रीन और नाज़रीन, आपने उमर फारूक सलीमी साहब की गुफ्तगू सुनी। उनकी गुफ्तगू को मुख्तसर अल्फाज में उनका अहाता नहीं किया जा सकता, लेकिन डिग्री के अलावा इंटर्नशिप, एक्सपीरियंस और अपनी ज़ात के खौल से बाहर निकलकर ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जाके काम करना, ये स्टूडेंट के लिए बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। वैसे भी हमारे दीन के अंदर, हमारे इस्लाम के अंदर अगर हम अपने आप को उसके मुताबिक लेके चलते हैं तो कुरान पाक में अल्लाह ताला का एक हुक्म है कि आप जिस काम के लिए मेहनत करते हैं अल्लाह ताला उसका सिला ज़रूर देता है। और अपने आप को, अपनी तालीम और अपने करैक्टर को अगर हम अपने माहौल और अपने दीन के मुताबिक लेके चलेंगे तो कोई वजह ही नहीं है कि कामयाबी आपका कदम न चूमे। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान नदीम चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। MUL Online Radio